नमस्कार दोस्तों, विजेंद्र सोनी गंगानगर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक वायु से निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में है। तो हमें सबसे पहले ये वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां कहाँ बनती है वो क्षेत्र का पता होना चाहिए। और वो क्षेत्र कौन सा होता है? मरुस्थल होता है, क्योंकि वायु का जो सर्वाधिक प्रभाव होता है वो मरुस्थलीय क्षेत्र में होता है। क्लियर है? अब बात करते हैं कि मरुस्थल क्या चीज है। देखिए, मरुस्थल को सामान्य रूप से हम शुष्कता के रूप में पढ़ते हैं, जहां वो भाग जो शुष्क हो। और शुष्क कौन सा भाग होगा? जहां पर वर्षा की मात्रा कम हो वो शुष्क कहलाएगा। जहां पर वर्षा की मात्रा कम हो, जहां पर वाष्पीकरण वर्षा से ज्यादा हो, वाष्पीकरण ज्यादा हो वर्षा से, जहां तापांतर क्या हो? ज्यादा हो, दैनिक तापांतर ज्यादा हो, क्योंकि दिन के समय में ताप बहुत ज्यादा होता है और रात्रि के समय में वो ताप कम होगा। तो दैनिक तापांतर उच्चतम और निम्नतम का अंतर दैनिक तापांतर, तो दैनिक तापांतर ज्यादा होता है मरुस्थलीय क्षेत्र में। और वनस्पति की प्राय कमी पाई जाती है, वनस्पति की प्राय कमी होती है और ताप क्या रहता है वहां पर? उच्च रहता है। ऐसा क्षेत्र क्या कहलाता है? मरुस्थल कहलाता है। यदि हम विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र की बात करें तो धरातलीय क्षेत्र में 20% भाग अकेला मरुस्थल है। मतलब विश्व का 1/5%, 1/5 भाग, 1/5 भाग मतलब 20% क्षेत्र कौन सा है? मरुस्थल का है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि मरुस्थल को भी दो भागों में बांटा जा सकता है। किस आधार पर? वर्षा के संदर्भ में। कैसे? जैसे 0 से लेकर के और 50 सेमी वर्षा, सेमी वर्षा मतलब 0 सेंटीमीटर से लेकर के 50 सेंटीमीटर वर्षा का जो क्षेत्र होता है वो मरुस्थल कहलाता है। इसको भी दो भागों में बांट देते हैं। 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर के दो पार्ट कर दिए हैं। अब 0 से 25 सेंटीमीटर की वर्षा वाला जो क्षेत्र होगा वो शुष्क मरुस्थल कहलाता है। क्या नाम है इसका? शुष्क मरुस्थल कहलाएगा, शुष्क मरुस्थल। और दूसरा जो 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र होगा वो क्या कहलाएगा? अर्ध शुष्क मरुस्थल कहलाएगा, अर्ध शुष्क मरुस्थल कहलाएगा, मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल। और ये अर्ध शुष्क जो क्षेत्र होता है इसका दूसरा नाम स्टिप्पी प्रदेश भी होता है, स्टिप्पी प्रदेश। क्लियर है? तो हम मरुस्थल के भी दो भाग कर सकते हैं, एक शुष्क मरुस्थल, एक अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब यहां से एक सवाल उठ जाता है कि शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल को कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है? तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल को अलग करती है। क्लियर है? अब बात करते हैं हम कि मरुस्थल के प्रकार कौन से हैं। देखिए, मरुस्थल के प्रकार की बात करते हैं। सबसे पहले हम चट्टानी मरुस्थल की बात करते हैं। चट्टानी मरुस्थल, और चट्टानी मरुस्थल को क्या कहते हैं? हमादा। चट्टानी मरुस्थल हमादा कहलाता है। चट्टानी मरुस्थल होता क्या है? ये ऐसा क्षेत्र है जहां रेत के साथ, क्योंकि मरुस्थल में रेत तो होगी, रेत के साथ चट्टानों के ढेर भी मिलते हैं, रेत के साथ चट्टानों के ढेर मिलेंगे, वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? चट्टानी मरुस्थल कहलाएगा। क्लियर है? दूसरा जो मरुस्थल का प्रकार है वो है पथरीला मरुस्थल। पथरीला मरुस्थल मतलब यहाँ पर रेत के साथ पत्थर की मात्रा ज्यादा होगी और इसको कहते हैं रेग। रेग, पथरीला मरुस्थल का नाम क्या है? रेग। मतलब यहाँ पर रेत के साथ क्या चीज मिलेगी? यहाँ पर पत्थरों की मात्रा ज्यादा मिलेगी, तो वो क्या कहलाता है? पथरीला मरुस्थल कहलाता है। और तीसरा जो प्रकार है, तीसरा प्रकार कौन सा है? रेतीला मरुस्थल। रेतीला मरुस्थल को अलग अलग क्षेत्र में, यहाँ पर रेत ही रेत होती है, पत्थर और चट्टान की मात्रा नगण्य होती है, तो ऐसा क्षेत्र सहारा क्षेत्र में क्या कहलाता है? अर्ग या इर्ग कहलाता है। इसको तुर्किस्तान में कूम कहते हैं और चीन में ऐसे क्षेत्र को लोएस कहा जाता है। यहाँ पर किसकी मात्रा ज्यादा होगी? रेत की मात्रा ज्यादा होगी, मतलब यहाँ पर चट्टान और पत्थर की मात्रा नगण्य होगी। क्लियर है?
फिर बात करते हैं पर्वतीय मरुस्थल। पर्वतीय मरुस्थल जो पर्वत शिखरों के इर्द गिर्द पाए जाते हैं, ऐसे मरुस्थल जो धरातल से ऊंचाई पर स्थित है। और पर्वतों की ऊंचाई कहां से स्टार्ट हो जाती है? 600 मीटर से स्टार्ट हो जाती है। तो 600 मीटर से ऊपर है और जहां पर वर्षा का अभाव पाया जाता है वह वो मरुस्थल क्या कहलाएंगे? पर्वतीय मरुस्थल। देखिए, पर्वतीय मरुस्थल की एक विशेषता होती है कि यहाँ ताप कम पाया जाता है। ताप, क्योंकि सामान्य ताप ह्रास दर के कारण यहाँ पर तापमान की तो कमी होगी, लेकिन यहाँ पर वर्षा की भी कमी होगी। तो वर्षा के आधार पर यहाँ शुष्कता है और शुष्कता के कारण इसको क्या कह दिया है हमने? मरुस्थल कह दिया है। जैसे हम बात करें कि हिमालय पर्वत में लेह लद्दाख मरुस्थलीय भाग है, क्योंकि वहां वर्षा की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है, और वो पर्वतीय क्षेत्र में है, तो वो पर्वतीय मरुस्थल है। फिर बात करते हैं शीत मरुस्थल की। ऐसे मरुस्थल जो ठंडे एरिया में पाए जाते हैं और इनकी स्थिति जो होती है सामान्यतः 35 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों के बीच में होती है। 35 डिग्री से अक्षांश से लेकर के और ध्रुवों के बीच में पाई जाती है। यदि 66.5 से ध्रुवों के बीच में देखें तो इस स्थिति में जो ये शीत मरुस्थल मिलते हैं, यहाँ पर वायु की अपेक्षा किसका प्रभाव ज्यादा रहता है? हिम का प्रभाव ज्यादा रहता है। क्लियर है? तो ये है शीत मरुस्थल। अब बात करते हैं हम अपरदन के कारक की। अपरदन के कारक 3 प्रकार के हैं। अपरदन के कारक 3 प्रकार के हैं। एक है उड़ाव या अपवाहन। उड़ाव या अपवाहन क्या होता है इसको ध्यान से समझना। जैसे ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, और ये यदि हम इसके आंतरिक भाग में देखें तो ये चट्टानी रूप आ गया जो धरातल का भाग है, और ये मिट्टी है। इस तरफ से हवा चली, हवा चलने से इसमें ये भाग यहां से मिट्टी उड़ गई है, और ये धरातल में भी इतना क्या कर दिया है? इसने छेद कर दिया है यहां से ऐसे, इस प्रकार ये मिट्टी उड़ती चली जाती है और धरातल में भी ये छेद कर देते हैं। ये बीच में भाग रह गया, हो सकता है कि ये कठोर चट्टानों के रूप में हो। तो ये जो भाग रहे हैं, ये जो निम्न भाग हो गए, जो धरातल के भी छेद करके वो नीचे की तरफ ऐसे स्थापित हो गए हैं, ये किसके कारण हुए? ये उड़ान क्रिया के, क्योंकि यहाँ से जो मिट्टी थी वो उड़ करके अन्यत्र चली गई है, तो यहाँ पर क्या रह गया? एक गर्तनुमा आकृति रह गया है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ कि ऐसे गर्त में क्या होता है? भूमिगत जल ऊपर की तरफ आ जाता है, भूमिगत जल ऊपर की तरफ आ जाता है, और इन गर्तों में कई बार भर जाता है। इन गर्तों में ये भूमिगत जल भरने से यहाँ पर क्या निर्मित हो जाते हैं? मरुद्यान निर्मित हो जाते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसे गर्तों में क्या निर्मित हो जाते हैं? मरुद्यान। तो ये किस क्रिया से हुए हैं? ये अपवाहन क्रिया से हुए हैं। और अपवाहन क्रिया को क्या कह देते हैं? अपवाहन क्रिया को उड़ान क्रिया भी कह देते हैं। क्लियर है? दूसरा हम बात करते हैं, दूसरा है अपघर्षण। अपघर्षण का मैंने नदी प्रक्रम में भी बताया था कि जब कोई चट्टान किसी धरातल से यूं टकरा करके और यहाँ खांच पैदा कर दे तो वो क्या कहलाता है? वो अपघर्षण की क्रिया कहलाता है। तो वायु के द्वारा भी अपघर्षण की क्रिया होती है। और तीसरा शनि घर्षण, ये नदी प्रक्रम में भी आया था और वायु प्रक्रम में भी है शनि घर्षण। शनि घर्षण में क्या होता है कि या तो चट्टानें आपस में टकराए, या चट्टानों का जो छोटा भाग हो गया है वो पत्थर आपस में टकराए, या पत्थर से भी छोटे जो कण बन गए हैं वो आपस में टकराए, तो ये क्या कहलाते हैं? ये शनि घर्षण की क्रिया कहलाती है। अब इसमें ध्यान रखना, कई बार आपको अपवाहन, शनि घर्षण, अपघर्षण ये ना देकर के इसका इंग्लिश वर्जन पूछ लिया जाता है, तो सीधा यदि डिफ्लेशन कह दे,
डिफ्लेशन कह दे तो इसका मतलब आपसे क्या पूछा है, आपसे अपवाहन की क्रिया पूछी है, अपवाहन की क्रिया पूछी है। यदि आपसे एब्रेशन कह दे, एब्रेशन एब्रेशन कह दिया तो इसका मतलब आपसे अपघर्षण की क्रिया पूछी है। और आपको यदि एट्रीशन कह दिया, एट्रीशन कह दिया तो इसका मतलब आपसे क्या पूछा है, सन्निकर्षण पूछा है। क्लियर है? तो ये वायु निर्मित जो स्थलाकृतियों में पहले पढ़ने की आवश्यकता होती है कि इनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। इनका परिचय करे बिना हम वायु द्वारा अपवर्तनात्मक और निक्षेपणात्मक जो कृतियां बनती हैं उनको हम डिटेल से जान नहीं पाते हैं। तो हमने इनका परिचय कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या बनता है कि वायु के अपवर्तनात्मक स्थलाकृति कौन सी बनती है, वायु द्वारा निर्मित अपवर्तनात्मक स्थलाकृतियां। अब बात करते हैं वायु निर्मित जो अपवर्तनात्मक स्थलाकृति है उनकी। सबसे पहले है अपवाहन बेसिन। क्या होता है, जैसे मैंने आपको इसके जो प्रक्रम के कारण बनते हैं जिसमें अपवाहन बताया था मैंने, तो वही नाम इसको दे दिया गया है। होता क्या है कि जब कोई पवन प्रवाह होता है तो यहाँ से मिट्टी के साथ में अपवाहन द्वारा उसका जो धरातलीय भाग है वो भी कुछ उड़ करके साथ चला जाता है, जिससे क्या बनता है, अपवाहन बेसिन। और अपवाहन बेसिन का दूसरा नाम क्या है, वातागर्त भी है। आपने इसके साथ साथ, क्योंकि ये अपवाहन जो शब्द है, अपवाहन जो शब्द है इस पर ध्यान देना, क्योंकि वायु अपवर्तनात्मक स्थलाकृति में जो मैंने कारक बताए हैं, कारक में सबसे महत्वपूर्ण कारक अपवाहन ही होता है। क्लियर है? अपवाहन मैंने 3 बताए थे, अपवाहन, अपघर्षण और सन्निघर्षण। देखिए अपघर्षण के बारे में सवाल ज्यादा क्या बनता है कि जो रेगमार्ग की भांति जो अपघर्षित कर दे या कटाव कर दे वो कौन सा है, अपघर्षण है। सन्निघर्षण में आपस में कोई चट्टान का टकराना, और अपवाहन में उड़ान क्रिया करना। तो उड़ान क्रिया करने वाला सबसे महत्वपूर्ण है। यही कारण है जिसके कारण टीले भी अपना स्थान बदलते हैं। तो ये अपवाहन के कारण जो विश्व भर में विख्यात कुछ अपवाहन बेसिन है या वातागर्त बने उनकी बात कर लेता हूं। जैसे कतारा, जैसे कतारा वातागर्त की बात कर दूं, या फाराफरा, जैसे फराफरा ये वातागर्त की बात कर दूं, मिस्र में है ये दोनों। मिस्र का कतारा और फराफरा बेसिन की बात कर दूं तो ये कहां पर, क्या है इनकी विशेषता, ये वातागर्त के रूप में विश्व विख्यात है। इन्हीं का एक रूप यूएसए में जिसको क्या कहते हैं, बफेलो वालोस, बफेलो वालोस, बफेलो वालोस। यूएसए में इनके छोटे रूप को क्या कहते हैं, बफेलो वालोस। और मंगोलिया में इनको क्या कहते हैं, पांगकियांग, पांगकियांग, ये पांगकियांग कहते हैं। क्लियर है? लीबिया में भी ताजरेबो लीबिया में भी एक अपवाहन बेसिन है। कहां पर, लीबिया में ताजरेबो। क्लियर है? तो ये अपवाहन बेसिन के उदाहरण है। इनमें भी सबसे महत्वपूर्ण कतारा बेसिन को याद रखना, बार बार पूछा जाता है। और एक बफेलो वालोस यूएसए में, इसको याद रखना, ये बार बार पूछे जाने वाले सवाल हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग क्या होता है, इंसेलबर्ग को द्वीपावगिरी भी कहते हैं। इंसेलबर्ग को द्वीपावगिरी कहते हैं, द्वीपावगिरी, या छोटे द्वीप भी कह देते हैं, क्योंकि इनका रूप कैसा होता है, जैसे ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहाँ पर ये छोटे छोटे टिल्ले की भांति यूं दिखाई देते हैं।
यूं दिखाई देते हैं और चट्टानी रूप है। चट्टानी रूप है इसलिए इनको क्या कह देते हैं, द्वीपाभगिरी भी कह देते हैं। द्वीपाभगिरी को का यदि उदाहरण देखें दक्षिणी अफ्रीका में थ्री सिस्टर नाम से, दक्षिणी अफ्रीका में थ्री सिस्टर नाम से, सिस्टर्स नाम से एक इंसेल वर्ग है। कहां पर, दक्षिणी अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका में। इस उदाहरण को आपने ध्यान में रखना है कि अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका में थ्री सिस्टर नाम का एक इंसेल वर्ग है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज कि इंसेल वर्ग के बारे में जो वर्णन किया था वो बॉर्नहार्ट ने किया था, बॉर्नहार्ट ने किया था। तो बॉर्नहार्ट का नाम भी आपने याद रखना है। क्लियर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं छत्रकशिला की। छत्रकशिला के बारे में हमेशा ही ध्यान में रखनी है एक चीज कि ये हमादा प्रकार के मरुस्थल में बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि छत्रकशिला कहाँ बनेगा, हमादा प्रकार के मरुस्थल में बनेगा। आकृति कैसे होती है, जैसे मान लो ये एक टिल्लेनुमा आकृति है, यहाँ से ये पवन प्रवाह हुआ और ये आंतरिक भाग में एक चट्टान थी, ये चट्टान थी, ये चट्टान यूं स्थित थी, इसके ऊपर ये सारी मिट्टी थी। यहाँ से पवन प्रवाह होने से अपवाहन की क्रिया हुई और अपवाहन की क्रिया से ये जो चट्टानी भाग था ये अपने यथास्थान पर रहा और बाकी जो मिट्टी थी वो यहाँ से उड़ करके चली गई है। तो ये जो भाग रहा है ये क्या रह गया, छत्रकशिला रह गया है। इसको क्या कहते हैं, छत्रकशिला। अब इसको पेट्रसल शेल भी कहते हैं, ये ध्यान में रखना। इसको पेट्रसल शेल भी कहते हैं। सहारा में इनका नाम क्या है, सहारा में इसे गारा कहते हैं, गारा। सहारा में इसका नाम क्या है, गारा। और जर्मनी में इसको क्या कहते हैं, जर्मनी में पिट्सफेल्सन, पिट्सफेल्सन कहां का है, इसको जर्मनी में का है। क्लियर है। तो ये याद रखना, छत्रकशिला को जर्मनी में क्या कहते हैं, पिट्सफेल्सन, सहारा में क्या कहते हैं, गारा। इसको दूसरा नाम क्या है, पेट्रसल रॉक भी है और आकृति मैंने इसकी बता दी है। नेक्स्ट है भूस्तंभ। भूस्तंभ की आकृति कैसे होती है, देखें ये कठोर चट्टान है, ये कठोर चट्टान है, इसके नीचे ये एक मुलायम चट्टान है। यहाँ से पवन प्रवाह हुआ, पवन प्रवाह के कारण जो मुलायम चट्टान है वो कट करके यूं रह गई, इस तरफ से भी यूं रह गई और ये एक टेबल की भांति आकृति, ये तो कठोर चट्टान और ये मुलायम चट्टान है, तो ये टेबल की भांति आकृति बन गई है। इसको क्या कह देते हैं, भूस्तंभ कह देते हैं। क्लियर है। इसके बाद में है जुगेन। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि वयोपर्दनात्मक स्थलाकृतियों में जो पूछा जाता है सबसे ज्यादा वो जुगेन और यार्डान पूछा जाता है। अब ध्यान से सुनना इसको। देखिए जुगेन क्या है कि ये कोमल और कठोर चट्टानों का क्षैतिज वितरण बताता है। ध्यान में रखना, मैंने जो शब्द बोला है क्षैतिज वितरण, कि यहाँ पर ये जो चट्टान है, ये जो मैंने क्रॉस किया है, ये सारी चट्टान कठोर चट्टान है, कठोर चट्टान है। और यहाँ जो मुलायम चट्टान थी ये उड़ करके चली गई, क्योंकि अपवाहन से इसको उड़ा दिया गया है यहाँ पर वायु के द्वारा। अब यहाँ क्या होता है, रात्रि के समय जब ताप पतन होता है तो यहाँ पर क्या बढ़ जाती है, बूंदे भर जाती है, पानी की बूंदे भर जाती है और इससे यहाँ क्या होता है, अपक्षय की क्रिया होती है, अपक्षय की क्रिया होती है। तो इसमें जो सवाल पूछा जाता है उसको ध्यान में रखना। क्या सवाल पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि शाही की दवात की बनती, शाही की दवात की बनती दिखने वाली आकृति, शाही की दवात की बनती दिखने वाली आकृति,
तो आप उत्तर क्या देंगे, जुगेन देंगे। ऑप्शन यारडांग भी आता है, यारडांग भी आता है। यारडांग और जुगेन में अंतर क्या है, इसको ध्यान से समझें। यारडांग और जुगेन में अंतर क्या है, देखें ये जो आकृति आ जाए, इस प्रकार की आकृति आ जाए तो लगभग देखने में ऐसा ही लगता है जैसे जुगेन की आकृति है, लेकिन इसमें जो कठोर और मुलायम चट्टानों का जमाव होगा वो लंबवत तरीके से होगा, लंबवत तरीके से, ऊर्ध्वाधर तरीके से होगा। ये ध्यान में रखना, ऊर्ध्वाधर तरीके से इसका जमाव होता है। यही मेन बात है इसकी कि जुगेन में क्या होता है, जुगेन में तो ये क्षैतिज तरीके से होता है, यारडांग में ये कैसे होता है, ये लंबवत रूप से जमाव होता है। और यहाँ पर जो मुलायम चट्टान थी ये उड़ करके चली गई है। तो ये आकृति कौन सी बनती है, यारडांग की आकृति बनती है। क्लियर है, तो ये था यारडांग। अब बात करते हैं हम ड्राई कंटर की। देखिए ड्राई कंटर क्या होता है, ड्राई कंटर को तिपक शिला भी कह देते हैं, तिपक शिला। तिपक शिला में क्या होता है कि इसका जो एक तरफ का हिस्सा होता है वो इस प्रकार अपर्दित हो जाता है, मतलब इसके जो तीन पार्श्व है, 1, 2 और 3, ये जो तीन पार्श्व है ये तो हमें दिखाई देंगे, बाकी सारा स्मूथ होगा, ये इसके पार्श्व दिखाई देंगे। तो ये क्या बन गया है, तिपक शिला बन गया है। यदि इसमें 3 की बजाय 8 फलक हो, 8 फलक हो, तब ये क्या बन जाएगा, तब ये बनेगा वेंटिफेक्ट। वेंटिफेक्ट, इसको ध्यान में रखना, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, वेंटिफेक्ट। तो ड्राई कंटर और वेंटिफेक्ट को आप याद रखेंगे। इसके बाद में है अश्मक जालिका। देखिए अश्मक जालिका क्या होता है, जैसे ये एक चट्टान है मरुस्थल में, मरुस्थल में ये एक चट्टान है, इस तरफ से पवन प्रवाह हो रहा है, पवन प्रवाह के कारण इसमें यूं खांच बन जाती है, खांचे बन गए हैं, इस प्रकार के खांचे बन गए हैं, इस प्रकार के। तो ये क्या कहलाते हैं, अश्मक जालिका कहलाता है। मतलब छोटे छोटे यदि खांचे बन जाएं, ये ऊर्ध्वाधर रूप में ऐसे स्थित है, इस तरफ से पवन प्रवाह होने से ये जो छोटे छोटे खांचे बन गए हैं, ये क्या कहलाता है, ये अश्मक जालिका कहलाता है। और लास्ट है इसका पवन वातायन। पवन वातायन में क्या होता है, जैसे ये एक दीवार है, इस दीवार में से चट्टानी दीवार, कोई भी चट्टानी दीवार में से यहाँ से हवा के द्वारा एक ये, जैसे हमने अश्मक जालिका में देखा था, वैसे छोटे छोटे यहाँ पर छेद कर दिए, और इन छेद को जब आर पार देखने लगे, मतलब हवा के प्रवाह से इसमें अपघर्षण इतना ज्यादा हो जाए कि ये छेद आर पार दिखाई देने लगे, तब ये क्या कहलाएगा, ये पवन वातायन कहलाएगा। क्लियर है, तो ये चीज क्या थी, पवन द्वारा निर्मित अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां थी। अब बात करते हैं हम पवन द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां। वायु द्वारा निर्मित जो निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। बालू का स्तूप के मैंने 4 प्रकार बताए, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, तारा बालू का स्तूप और पैराबोलिक बालू का स्तूप। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप जिस तरफ पवन प्रवाह हो रहा है वहां पर उसी दिशा में उसका निर्माण होगा। जैसे मैं बात करूं कि ये पूरा एक संपूर्ण टीला है और इस तरफ पवन प्रवाह हो रहा है और ये बालू का स्तूप का निर्माण हुआ है, ये बालू का स्तूप का निर्माण हुआ है ऐसे इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो ये क्या कहलाता है, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहलाता है। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप के बीच का जो ये रास्ता है इसको गस्सी या कॉरिडोर कहते हैं, गस्सी या कॉरिडोर कहते हैं। क्या है ये गस्सी या
कॉरिडोर कहते हैं। कहां पर है इनका नाम? सहारा मरुस्थल में। सहारा मरुस्थल में गसीय कॉरिडोर कहते हैं इसको। क्लियर है? तो ये कौन सा था? अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य में ध्यान रखना, जिस तरफ पवन प्रवाह हो रहा है उसके अनुरूप ही बनेंगे, मतलब पवन प्रवाह के समानांतर बनेंगे। क्या? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। इनकी मैं यदि बात करूं तो ये हमेशा पवन प्रवाह के समकोण पर बनते हैं। पवन प्रवाह के समकोण पर बनेंगे। जैसे ये एक टीला है, इस टीले में यदि इस प्रकार की आकृति गठित हो जाए, ऐसे पवन के द्वारा इस प्रकार की आकृति बन जाए, और यदि पवन प्रवाह इस तरफ से हो रहा है, इस तरफ से हो रहा है, तो ये बालू का स्तूप इस तरफ बढ़ रहे हैं, इस तरफ बढ़ रहे हैं। तो इनका निर्माण कैसे हुआ है? इनका निर्माण पवन के समकोण पर हुआ है। पवन इस तरफ से चल रही है और बालू का स्तूप ऐसे निर्मित हुए हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहलाते हैं, पवन के समकोण पर चलते हैं। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, सीफ। सीफ क्या होता है? जैसे ये आकृति इस प्रकार के सीफ बन गए, इसमें पवन प्रवाह ऐसे होता है और सीफ ऐसे बनता है। तो सीफ के बारे में हमेशा ध्यान रखना। सीफ अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप के उदाहरण है। सीफ अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप के उदाहरण है। क्लियर है? फिर बात करते हैं तारा बालू का स्तूप की। तारा बालू का स्तूप की विशेषता क्या होती है कि इसके कम से कम 3 फलक होंगे। 3 फलक वाला जो बालू का स्तूप बनेगा उसको क्या कहेंगे? तारा बालू का स्तूप कहलाता है ये। और कहाँ मिलता है? सूरतगढ़ में, श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में और जैसलमेर के मोहनगढ़ कस्बे में इस प्रकार के बालू का स्तूप देखे जा सकते हैं। पैराबोलिक बालू का स्तूप। पैराबोलिक का मतलब ये होता है कि जो हेयर पिन की भांति, जो महिलाएं हेयर पिन लगाती हैं उनकी भांति। और हेयर पिन, अब सोचने मत बैठ जाना कि किस प्रकार की हेयर पिन, ये वाली हेयर पिन जो यू प्रकार की होती है, ये वाली हेयर पिन, मतलब इस प्रकार की आकृति में यदि कोई बालू का स्तूप बनेगा तो वो किस प्रकार का बालू का स्तूप होगा? पैराबोलिक बालू का स्तूप होगा। क्लियर है? तो ये थे बालू का स्तूप के रूप। अब बात करते हैं हम बरखान की, क्योंकि नेक्स्ट जो आकृति है वो बरखान की है। और बरखान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बरखान ये पूरा का पूरा यदि टीला अर्धचंद्राकार रूप में ऐसे स्थापित हो जाए तो ये क्या कहलाता है? ये बरखान कहलाता है। इसमें हमेशा जो पवन प्रवाह होता है वो बरखान के समकोण पर होता है। मतलब बरखान किस प्रकार के बालू का स्तूप के उदाहरण है? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के उदाहरण है। इसमें ये जो बालू का स्तूप है, ये जो टीला है वो इस तरफ बढ़ेगा, इस तरफ बढ़ेगा। और यदि हम इसकी आकृति हाथ से बना करके देखें, हाथ से बना करके, तो ये वाला हिस्सा देखिए, ये वाला हिस्सा इस तरफ से हवा चल रही है, ये ऐसे बनेगा। और ये जो आगे वाला हिस्सा है ये ऐसे बनेगा, ऐसे। तो ये वाला ढाल आप देख सकते हैं, ये वाला ढाल कैसा है? उत्तल ढाल है। मतलब जिस तरफ से पवन आ रही है, जिस तरफ से पवन आ रही है वो तो उत्तल ढाल होता है। मतलब पवनाभिमुखी भाग कैसा होता है? उत्तल ढाल वाला होता है। और इसका ढाल मंद होता है, मंद ढाल। और पवना विमुखी ढाल जो है, विमुखी ढाल, ये अवतल ढाल है, अवतल ढाल। पवन विमुखी ढाल अवतल ढाल है और ये ढाल तीव्र होगा हमेशा। तो ये पवन के सीध वाला हिस्सा हो गया और ये पवन से विपरीत वाला हिस्सा हो गया। यहाँ देख सकते हैं ये वाला हिस्सा पवन की सीध में, इसको यूं आकृति को मान सकते हैं, और ये वाला हिस्सा इसको यूं मान सकते हैं। क्लियर है? तो ये क्या चीज है? ये बरखान का रूप है। और बरखान किसके उदाहरण है? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के उदाहरण है। क्लियर है? उसके बाद में है नबखा। झाड़ियों के पीछे बालू का स्तूप बने तो उसको क्या कहते हैं?
उसको नबखा कहेंगे। झाड़ियों के पीछे बालू का स्तूप नबखा कहलाता है। यदि रेगिस्तान में लघु गर्त, रेगिस्तान में लघु गर्त में नव चंद्राकार आकृति बन जाए तो उसको क्या कहते हैं? उसको लूनेट कहेंगे। उसका नाम क्या है? लूनेट। और मोटी रेत से निर्मित जो बालू का स्तूप है उसका नाम क्या है? हेलबेक है। मोटी रेत से निर्मित जो बालू का स्तूप है उसका नाम है हेलबेक है। उसके बाद में है द्रास। और द्रास क्या होता है कि हेलबेक का मोटा रूप, हेलबेक का वृहद रूप, ये क्या कहलाता है? ये द्रास कहलाता है। अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आ रहा है वो है लोएस। लोएस के बारे में, लोएस पवन द्वारा उड़ाई गई धूल के निक्षेपण से निर्मित है। अब इसको गांठ बांध लेना बात को। लोएस निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है। पवन द्वारा उड़ाई गई धूल के निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृति क्या कहलाती है? लोएस कहलाती है। सबसे पहले रिच्टहोफेन ने इसका वर्णन किया था। और रिच्टहोफेन ने कहां वर्णन किया था? उत्तरी पश्चिमी चीन में। विश्व का सबसे विस्तृत यदि लोएस प्रदेश देखें तो उत्तरी पश्चिमी चीन में मिलता है। तो उत्तरी पश्चिमी चीन में इसका वर्णन किया था। अब बात करते हैं कि इसको अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जानते हैं। तो इसको फ्रांस में क्या कहते हैं? फ्रांस में इसका नाम लिमन है। लिमन, फ्रांस में इसका नाम है लिमन है। और यदि हम यूएसए में इसका नाम देखें तो ये एबोर्ड कहलाता है। यूएसए में इसका नाम क्या है? एबोर्ड। फ्रांस में ये लिमन कहलाता है। यूएसए में इसका क्षेत्र क्या कहलाता है? एबोर्ड। और एबोर्ड भी कहां? मिसिसिपी और मिसौरी नदी के क्षेत्र में। मिसिसिपी और मिसौरी नदी के क्षेत्र में ये क्या कहलाता है? एबोर्ड कहलाता है। अब चीन की बात करते हैं। चीन में ये वाला क्षेत्र हांगहो नदी का क्षेत्र है। हांगहो नदी का क्षेत्र है। और ये जो लोएस प्रदेश है इसकी जो मिट्टी है उसका रंग पीला है। पीला रंग है। और जब ये हांगहो नदी यहाँ से निकलती है तो हांगहो नदी में ये मिट्टी मिल जाती है, घुल जाती है, जिससे इस नदी का रंग भी कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। और ये जिस सागर में गिरती है उस सागर का रंग भी क्या हो गया? पीला हो गया। इसीलिए इसका पतन कहाँ माना गया है? पीला सागर में। पीला सागर। अब पीला सागर किसके कारण पीला हुआ? ये लोएस मिट्टी के कारण। हांगहो नदी पीली नदी कहलाती है किसके कारण? लोएस मिट्टी के कारण। क्लियर है? तो ये था लोएस। अब बात करते हैं कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र में जल की उपस्थिति से जो निकटवर्ती पर्वतीय क्षेत्र है उससे कुछ आकृतियां बनती है। वो आकृतियां कौन सी हैं? वो आकृतियां कौन सी हैं? मैं एक कल्पना किए जा रहा हूं यहाँ पर कि ये एक पर्वत है और पर्वत से यहाँ से ये इस प्रकार एक गर्त की कल्पना की है मैंने मरुस्थल में। यहाँ तक कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती है? तो सबसे पहले ये पर्वत है। पर्वत के पर्वताग्र, इसका नाम क्या है? पर्वताग्र है। पर्वताग्र के तुरंत बाद यहाँ पर क्या बना है? पेडिमेंट। अब इसका क्रम ध्यान में रखना। सबसे पहले पर्वताग्र, फिर पेडिमेंट। पेडिमेंट के बाद में यहाँ पर बजाडा और बजाडा के बाद में यहाँ पर
बालसन, यहाँ से झील स्टार्ट हो जाती है बालसन से, और बालसन के बाद में यहाँ पर जहाँ पर जल आकर के रुकता है उसका नाम है पलाया, जिसको प्लेया भी कह देते हैं, प्लेया या पलाया, पलाया। क्लियर है? अब ये वाला आपने क्रम याद रखना, इस क्रम के बारे में पूछा जाता है कि पर्वताग्र से लेकर के और प्लेया तक जो क्रम रहता है वो कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए, पेडिमेंट, फिर बजाडा, फिर बालसन, फिर प्लेया। ये जो बजाडा है, ये बजाडा भाग क्या है, ये कंकड़ पत्थर से यहाँ से घिरा हुआ रहता है, ऐसे कंकड़ पत्थर से घिरा हुआ रहता है। इसके बारे में ध्यान में रखना। यदि अधिक अधिक नमक के रूप में यदि प्लेया मिले तो वो क्या कहलाती है, वो सेलिनास कहलाती है। क्या नाम है इसका? सेलिनास कहलाती है, जिसको अरब में क्या कहते हैं, अरब प्रायद्वीप में इसका नाम ममला है। ममला, अरब प्रायद्वीप में इसका नाम क्या हुआ, ममला है। और सहारा में इसको क्या कहते हैं, सहारा में इसका नाम शट है, शट, सहारा में इसका नाम क्या है, शट है। तो ये था वायु के अपरदन और निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियां। अब जो अपना नेक्स्ट इसका पार्ट आ रहा है वो है कि वायु से संबंधित प्रश्न बैंक कौन सा है, अभ्यास प्रश्न कौन से हैं, वो अभ्यास प्रश्न हम 4-5 प्रश्न का अभ्यास कर लेते हैं। चलो, मैं आपके लिए 6 प्रश्न लेकर के आया हूँ, उन 6 प्रश्न को देख लेते हैं। चलो एक्सरसाइज करते हैं, जवाब आप ही देंगे कमेंट बॉक्स में, मैं नहीं बताऊंगा, मैं बाद में बताऊंगा आपको। चलो, पेडिमेंट व पलाया के बीच में स्थित कौन सा भाग होता है, क्या वो रेग है, क्या वो अर्ग है, क्या वो स्लीना है, क्या वो बजाडा है, वो आप जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। दूसरा प्रश्न, पवन अपरदन से संबंधित नहीं है, गौर करना यहाँ पर नहीं है, ये पूछा है मैंने, इंसेलबर्ग, बरखान, ड्राइकंटर, छत्रकशिला, जवाब देना आप कमेंट बॉक्स में। तीसरा प्रश्न, जब रेत आपूर्ति कम हो और हवा की दिशा स्थिर हो तब कौन से टीले का विकास होता है, क्या वो अनुदैर्ध्य है, क्या वो बरखान है, क्या वो तारा है, क्या वो अनुप्रस्थ है, कौन से बालू का स्तूप है, वो आप जवाब देंगे। चौथा प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण शुष्क प्रदेशों में अपरदनकारिक शक्ति कौन सी है, मेरी वीडियो में बहुत अच्छी तरह बताया हुआ है, क्या वो अपघर्षण है कि संक्षारण है कि अपस्फीति है कि खंड निर्माण है। पांचवा प्रश्न, तटीय बालूकण का आदर्श व्यास कितना होता है, यदि समझ में नहीं आता तो आप मेरा थंबनेल चेक करें, उसमें पता लग जाएगा। क्या वो 0.15 mm है, क्या वो 0.5 mm है, क्या वो 0.25 mm है, या फिर वो 0.75 mm है, उत्तर कमेंट बॉक्स में। छठा और लास्ट सवाल कि शुष्क प्रदेशों के पर्वतपदीय ढलुआ मार्ग पर नदियों द्वारा निक्षेपित बालू है, क्या वो हमादा है कि बजाडा है कि प्लेया है कि पेडिमेंट है, इन सब के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, पसंद आई है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, और जो वीडियो पूरी नहीं देख रहे हैं उनको भी सजेस्ट करें कि आप वीडियो पूरी देखें, आपके फायदे की बात है।